जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडल और मॉडर्न तक की क्लासेज अब तक हमने पहुंचाई। हिस्ट्री का लगभग पूरा पोर्शन हमने कवर अप कर लिया है, उसमें कोई भी पोर्शन नहीं बचा। हमने हड़प्पा काल से प्रारंभ करके यूँ कहें कि मानव की उत्पत्ति से लेकर और मानव के विध्वंस तक 1947 में पाकिस्तान के बंटवारे के साथ फिर हमने इतिहास को समापन किया था, यानी पूरा कोर्स हमने आपको पढ़ाया। 1947 से लेकर 1964 तक का इतिहास वर्ल्ड वार के साथ हम पढ़ाएंगे। जब हम आपको विश्व इतिहास पढ़ाएंगे उसके साथ जोड़ के आपको पढ़ा देंगे। बहुत सारी आपकी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारा आपका रिक्वेस्ट आ रहा था, तो हमने एक नई सीरीज़ शुरू कर दी है इकोनॉमिक्स को लेकर। आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी को लेकर। देखते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बेसिक डिफरेंस क्या है। हमारी नई सीरीज़ शुरू हो रही इसी को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे किसको, हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखकर, ठीक। और उनमें भी उन पोर्शंस की हम बात करेंगे जिन पोर्शंस को सामान्यतः लोग टच नहीं करते या यूँ कहें कि उनसे मतलब नहीं रखते। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम एकदम बिल्कुल नई सीरीज लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की। बस आपको विश्वास है कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, मन से पढ़ते रहिएगा। आज का वीडियो पढ़ने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अगर सब्सक्राइब है तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्रम से आपको इकोनॉमी के सारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे और आपको मिलते जाएंगे। और क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, इसलिए जो लोग ऑफलाइन क्लासेज हैं वो ऑफलाइन क्लासेज में रहें, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो हमसे यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इकोनॉमी का हम पूरा पोर्शन वहाँ पर 40 वीडियो में हमने पूरा प्रिपरेशन तैयार किया, पेपर पूरा फॉर्म तैयार किया है, तो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा। तो इकोनॉमी की आज पहली क्लास यहीं से बिगन करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें हम जोड़ सकते हैं, क्या क्या हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जिसे सामान्यतः पढ़ाते और पढ़ते समय दोनों ही लोग इग्नोरेंस पे रहते हैं। पढ़ने वाला ये मान लेता है कि 5-6 प्रश्न 8 प्रश्न आएंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और पढ़ाने वाला भी सोचता है कौन बवाल में पढ़े, इतना ज़्यादा टिपिकल टॉपिक्स हैं और ऐसे एक दूसरे में कोरिलेट हैं। हिस्ट्री को आप कहानी के रूप में रटा सकते हैं, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट चाहिए और वो कॉन्सेप्ट मास्टर साहब का खुद क्लियर नहीं होता। एनीवे, ये नहीं कहते कि हमारे पास पांडित्य है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमी का कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें तो कम से कम जानिए ना। तब तो आप जान पाएंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट एंड SLR CRR, ये व्हाट आर दिस थिंग्स, ये हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसी इकोनॉमी के माध्यम से। चलिए बिना रेट लपेट के अपनी बात रखते हैं सीधा सीधा टॉपिक के सापेक्ष। तो 2 शब्द आते हैं, एक शब्द आता है इकोनॉमिक्स, एक शब्द आता है इकोनॉमी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहीं से शुरू होती है अपनी इकोनॉमी पहली क्लास। क्या है जरा देखते हैं। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी विश्व और भारत स्तर पर अलग अलग तथ्य रखती है। कहा जाता है इकोनॉमी का जो फादर हैं वो एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन जैसी एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उन्होंने दिखाया कि राष्ट्र का धन या धन का राष्ट्र या धन का संसार क्या है। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से पूरी दुनिया को इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास किया। भारत में कौटिल्य, जो कि आप अच्छे जानते हैं, ज्ञानानंद के विध्वंस और चंद्रगुप्त के उद्गाता या उद्गमकर्ता चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी। वैसे तो मैं स्पष्ट बता दूं, अर्थशास्त्र का संबंध पैसे का या आर्थिक गतिविधियों से बिल्कुल नहीं है। वास्तव में अर्थशास्त्र का संबंध था राजनीतिक बातों का या राजनीतिक विश्लेषण का। मतलब एक राजा को कैसे अपने राज्य का संचालन करना चाहिए, एक राजा को कैसे अपने राज्य का निरूपण करना चाहिए, इसका वर्णन किया था किसने, चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में। लेकिन हम क्योंकि उसमें नाम अर्थशास्त्र है तो हमें लगा करता जैसे ये इकोनॉमी का विषय होगा, नहीं, एक प्रशासन चलाने की एक वो नियमावली है अर्थशास्त्र। तो भारत में चाणक्य के साथ जोड़कर, क्योंकि भैया राज्य चलाओगे तो पैसा तो चाहिए ना। मैं मानता हूँ कि उसमें अर्थशास्त्र को लेकर नहीं बनाएंगे, लेकिन बिना अर्थशास्त्र के, बिना अर्थ के, बिना इकोनॉमी के एक राजा अपनी सेना क्रिएट नहीं कर सकता, एक राजा अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। इसका मीन से इकोनॉमी बेस था और उन्होंने आधार राजनीति को बनाया। एनीवे,
एडम स्मिथ और दोनों ने इकोनॉमी को फोकस किया और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी कि अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। अर्थशास्त्र क्या है? किन्हीं धन संबंधी या वित्तीय देनदारियों, लेनदारियों या जितने भी आर्थिक सिद्धांत हैं, नीतियां हैं, जितने भी नियम कानून हैं, उनका जब अध्ययन हम करते हैं तो इसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कीन्स थ्योरी, एडम्स थ्योरी, मांग आपूर्ति का नियम, ग्रेशम लॉ, ऐसे बहुत सारे नियम सिद्धांत हैं जो इकोनॉमी में पढ़े और पढ़ा जाते हैं। तो एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम बीए के स्टूडेंट नहीं हैं, हम बी कॉमर्स नहीं कर रहे हैं, हम एम कॉमर्स नहीं कर रहे हैं, हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर अर्थशास्त्र तो नहीं पढ़ना होगा। तो हम पढ़ेंगे क्या? तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ कि जो सैद्धांतिक बातें करेगा, जो नियम कानूनों की बात करेगा, जो परिभाषाओं की बात करेगा, वो अर्थशास्त्र है। ठीक। और अर्थशास्त्र का एक सीमित दायरा है, चले भैया हम इतना पढ़ेंगे। लेकिन जब इसी अर्थशास्त्र का मानव अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब अर्थशास्त्र का नियम सिद्धांत कानूनों का उपयोग मानव अपने व्यवहारिक जीवन में करता है तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। आप समझ में आया? नियम कानून सिद्धांत क्या है? ये अर्थशास्त्र हैं। इन नियम कानून सिद्धांतों के आधार पर मानव जो व्यवहार करता है या मानव सामान्य जीवन में जो उपयोग करता है उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आइए छोटी छोटी बातें करते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, अब बात आ गई कि इसकी अर्थव्यवस्था की। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। आप मार्केट जाते हैं और आप देखते हैं मार्केट में आलू आज कम है, तो स्वाभाविक आप अपने दिमागी स्तर पर समझ जाते हैं यार आलू आज कम है, इसके दाम बढ़ेंगे, जल्दी ले लो, घर भाग चलो। दुकान वाला पहले से ही देख रखा होता है कि मार्केट में आलू नहीं, तो वो अपनी वस्तुओं के दाम, आलू वही है, उसके दाम बढ़ा लेता है। क्यों? अगर वस्तुओं की कमी है तो स्वाभाविक दाम बढ़ जाते हैं। क्या दुकानदार ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? क्या हमने इकोनॉमी पढ़ी है? या सामान्य आदमी ने इकोनॉमी पढ़ी? नहीं पढ़ी। लेकिन वो सामान्य जीवन में उन्हीं सिद्धांतों, क्योंकि मांग आपूर्ति का नियम यही कहता है कि यदि आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग घटेगी। क्यों? जब वस्तुएं ज़्यादा होंगी तो लोगों को दाम घटेंगे, और जब वस्तुओं के दाम वस्तुओं की संख्या वो घटेगी या वस्तुओं की मात्रा घटेगी तो वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। ये इकोनॉमी का सिद्धांत है। लेकिन एक सामान्य मानव अपने आप उन वस्तुओं का लेन देन में समझ जाता है कि यार आज वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, आज वस्तुओं का दाम घट, देख रहा चारों ढेर आलू के लगे तो क्या सोचेगा, भाई बहुत सारी आलू, क्या जरूरत है ज़्यादा हमको करने की, तो इसका मतलब दाम घट जाएंगे। तो एक तरफ हम मांग और आपूर्ति के नियम की बात करते हैं, नियम अर्थशास्त्र हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो दैनिक जीवन में, सामान्य जीवन में जो उसका उपयोग कर रहा है, इसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो हमें अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, हमें अर्थव्यवस्था करना है, क्योंकि वही हमारे परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का स्वरूप बनते हैं। तो अब मुझे लगता है पूर्ण विश्वास हो गया कि आप जान गए होंगे कि चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। आप मार्केट जाइए और किसी से कोई चीज़ खरीदिए और अपना बटुआ बाहर निकालिए। ये मानो एक स्वभाव है कि चाहे बटुए में जैसी आप नोट रखे हों, जैसी भी करेंसी रखे हों, ये मानव का एक स्वभाव है कि वो जब किसी को पैसे देगा तो 100% उस बटुए में जो सबसे सड़ी हुई नोट होगी वही सामने दुकानदार को देता है। ध्यान से सुनिएगा। और दुकानदार भी सार उसको रख लेता है अगर बहुत बुरी स्थिति में नहीं है तो। अब उसको उसने रख लिया और वो सामान लेकर घर चला जाता है। ये उसका सामान व्यवहारिक जीवन है। क्या उसको पता है ये किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? इस सिद्धांत को कहते हैं ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मतलब बुरी मुद्रा मार्केट में चले, भाई हमने सामान लिया, बुरी मुद्रा दुकान वाले को दिया, दुकान वाला गया जहाँ से उसने थोक में लिया वहाँ पर दिया, यानी कि मार्केट में जो चलायमान मुद्रा है वो बुरी मुद्रा है और अच्छी मुद्रा हमारी पर्स में घुमा करती। इवन दैट मैं तो आपको यहाँ तक ले जाता हूँ कि अगर आप सारी नोट करेंसी की नहीं हो और फिर भी आपको किसी को पैसा देना हो तो नई करेंसी में भी अगर थोड़ी सी मुड़ी हुई नोट होगी तो मानव स्वभाव है वो मुड़ी हुई नोट देगा, जबकि सबकी सब नई करेंसी। ये मानव का स्वभाव है। लेकिन मानव को ये नहीं पता कि क्यों कर रहा है, जबकि नियम ये कि वो ग्रेशम का नियम है कि वो कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, अच्छी मुद्रा लोगों की जेब में रहती है और बुरी मुद्रा मार्केट में चलायमान होती है। ये तो सिद्धांत है जी ग्रेशम का, लेकिन वो लागू मानव ने स्वयं अपने। और तो जब
अर्थशास्त्र के नियम सिद्धांतों का प्रयोग मानव अपने व्यवहारिक जीवन में करने लगता है तो इसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, इसे अर्थशास्त्र हम नहीं कहते। आप समझ में आ गया ना? ये था हमारा अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में बहुत सारे प्रारूप होते हैं। इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। इस पैसे का लेन देन या व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रारंभ हुआ वो एक एक करके हम इकोनॉमी में आपको पढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो अर्थव्यवस्थाओं को कई भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं। देखिए, किसी देश का विकास का एक आधार होता है। जैसे जापान के आधार अगर विकास की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर यूएसए को हम कहेंगे तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अगर हम चाइना को कहेंगे तो वो उन्होंने अपने को हार्डवेयर बेस्ड बनाया। इंडिया को कहेंगे तो भैया ना हमने हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर, हमने सबको मिलाकर बना लिया। सही ना? और हमारा जो बेस है वो इकोनॉमी जो है वो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो हर देश का एक आधारभूत विकास की संरचना होती है। तो हर देश अपनी संरचना के अकॉर्डिंग अपनी अर्थव्यवस्था का निर्धारण करता है। अमेरिका को जैसे आप आंख मूंद कर कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फ्रांस को कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जापान कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सभी को बेस्ड है इकोनॉमी पे। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाज का पूरा देनदारी समाज की लोगों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक, लेकिन हम तो न पूंजीवादी में आते हैं न समाजवादी में आते हैं। भैया यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर भी, अगले चैप्टर में हम आपको ही पढ़ाने वाले, यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी उतना महत्वपूर्ण है जितना पब्लिक सेक्टर। तो जब दोनों सेक्टर इतना महत्वपूर्ण है तो हम दोनों को अपना नहीं सकते थे ना, हमारी इतनी स्थिति थी। तो हमने क्या किया, इनके बीच का एक रास्ता निकाला और इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी को भी उतना महत्व दिया जितना आध्यात्मिक चीज़ों को। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो इसी बात पर निर्भर होगा कि कैसे आई इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक्स का काम खत्म, अब केवल इकोनॉमी की बात करेंगे। तो इकोनॉमी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इकोनॉमी का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और इकोनॉमी के बेस क्या होते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण करने के लिए, कि भाई रूस की अर्थव्यवस्था कैसी है, चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी है, जापान की अर्थव्यवस्था कैसी है, या यूएसए की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ये सारा का सारा हम अगले बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार और उनका निरूपण। कभी वो स्रोत के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी इकोनॉमी के आधार पर, कभी उत्पादकता के आधार पर। तो हर राष्ट्र ने अपने अपने इकोनॉमी का एक अलग अलग आधार तैयार किया। भैया हमने एग्रीकल्चर को बेस करके आधार तैयार किया। तो हर देश का अपना अपना एक आधार है इकोनॉमी को डेवलप करने का, और वही उनके बेस आधार भी होते हैं, उस देश के विकास का परिचायक होते हैं। तो ये हमारा छोटा टॉपिक था जिसमें हमने आपको बेसिक डिफरेंस बताया और कैसे हमको आगे टॉपिक को बिगिन करना है। ये तो हमारा बेसिक था। अगले में हम पहले सिलेबस का डिस्क्रिप्शन करेंगे, पूरा सिलेबस आपके सामने लाएंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे एक एक टॉपिक को हम लेकर चलेंगे। तो अगला टॉपिक मत भूलिएगा पढ़ना, जरूर देखिएगा। और उसमें हम देखेंगे सिलेबस को किस प्रकार क्लासीफाई किया गया और कैसे हमको पढ़ना है। लगभग 40 क्लासेज, वैसे तो लोग कहते हैं 15 क्लासेज में खत्म, तब बकवास की बात है। 40 क्लासेज के आसपास हम आपको देंगे, जिसमें इकोनॉमी में आप फिर कभी चिंता नहीं करेंगे, सारी चीज़ें हम शामिल कर लेंगे। तो ये था इकोनॉमी का छोटा सा पार्ट, जल्दी आप तक पहुँचाते हैं ढेर सारे पार्ट्स को। जल्दी जल्दी आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।